First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic AIDS. Before going to start, first revise our previous class content, that is immunity, or how many types of immunity are present in our body, that is an innate immunity and acquired immunity, which have acquired through environment. Acquired immunity, then it can be divided into two parts, that is active immunity and passive immunity. एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा, व्हेन एंटीबॉडीज, इट इज अ स्लो प्रोसेस इन विच एंटीबॉडीज आर फॉर्म इन आवर बॉडी बाय एक्सपोजर विद एंटीजन। एंटीजन के साथ एक्सपोजर होने से ही क्या होगा, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा। देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी में पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी, देन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी विच आर given by different type of cell, T lymphocyte, macrophages, B lymphocytes and monocyte, natural killer cells. These are cell undergoes the cell mediated immunity. Then second is humoral immunity, which immunity given by antibodies. Then today's topic is AIDS. What is AIDS? It is a group of symptoms or group of disease which is caused by the deficiency in immunity, and the full form is known as, what is full form of AIDS? It is a acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. Full form is acquired immunodeficiency syndrome. That means कि इम्यून की डिफिशियंसी हो जाती है इस केस में, acquired immunodeficiency syndrome, और इम्यूनिटी की कमी की वजह से और लैक ऑफ इम्यूनिटी की वजह से सिंड्रोम एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स उसकी वजह से दिखाई देने लग जाते हैं। एक सिंड्रोम का फुल फॉर्म, और सिंड्रोम का मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इस केस में दिखाई देने लग जाते हैं। और एड्स में क्या होगा, एक्चुअली में इम्यून की वजह से जो एक्वायर्ड इम्यूनो, दैट इज हमने जो एक्वायर्ड किया है, और एक्वायर्ड में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एक तो इनेट इम्यूनिटी है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। इनेट जो हमें बर्थ के टाइम से ही मदर के थ्रू हमारे में जो इम्यूनिटी और इम्यून सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। और व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दैट इज के एनवायरनमेंट में एक्सपोजर के थ्रू, जैसे ही हम डस्ट पार्टिकल से एक्सपोज होते हैं, डिफरेंट एंटीजन से हम में एक्सपोज होते हैं, तो इस धीरे धीरे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बिल्ड होने लग जाती है, क्योंकि उसके जो डस्ट पार्टिकल हैं उसके अकॉर्डिंग और एंटीजन के अकॉर्डिंग वो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रिपेयर होने लग जाती है इस केस में। तो जो भी हमने ड्यूरिंग लाइफ टाइम जितनी भी इम्यूनिटी हमने गेन की है, एक्वायर्ड किया है, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, और उस केस में जितने भी सिम्टम्स अराइज होते हैं उन्हें ग्रुप कर दिया जाता है, और उसी को एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बोला जाता है। अब यहाँ पे एड्स में फर्स्ट डिनोटेड इन, इट वाज फर्स्ट in 1981, और 1981 से लेकर अभी तक में अप्रॉक्सीमेटली 25 मिलियन जो ह्यूमंस हैं ऑलरेडी इससे इफेक्टेड हैं। और इस केस में क्या है कि जब सिम्टम कॉज होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम में, तो ऑलरेडी इसमें कई धीरे धीरे इम्यूनिटी लॉस होती है, और ये लॉस तुरंत नहीं पता चलता है, बहुत सालों बाद कुछ इंडिविजुअल में उनकी इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग, कुछ इंडिविजुअल में फ्यू मंथ में ही डिनोट हो जाता है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल या ह्यूमंस में ये अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 ईयर लग जाते हैं इसके पूरी तरीके से एक्सपोज होने में ना। यहाँ पे जो सिम्टम्स, ये डिजीज और सिंड्रोम है, ये कैसे कॉज होगा, मेनली कॉज होंगे इनके क्या है, कॉज ऑफ
फर्स्ट मल्टीपल सेक्सुअल कांटेक्ट, मल्टीपल सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ये डिजीज कॉज होगा। सेकेंड इज बाय, अगर कोई ऑलरेडी इस डिजीज से इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर सेक्सुअल कांटेक्ट उस पर्सन का किसी भी पर्सन के साथ होगा तो इस केस में वो डिजीज क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगी। और बाय द इन्फेक्टेड पर्सन से क्या होगा, अगर इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू या ब्लड प्रोडक्ट के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। ये इजली जो डिजीज हैं ये बाय ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि जो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो डोनेट करते हैं अपने ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स को, तो वो ऐसे में भी ये डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। थर्ड इज बाय निडल और इंट्रावेनस इंजेक्शन। सेकेंड इज फोर्थ इज, तो निडल में क्या होगा, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, ये जनरली क्या, जितने भी ड्रग्स एब्यूजर्स होते हैं वहाँ पे वो इंट्रावेनस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। इस केस में क्या होगा कि जब इन्फेक्टेड पर्सन, वो कई सारे जो भी उनका ग्रुप रहेगा, जो ड्रग एब्यूजर्स जितने भी ग्रुप में रहेंगे, वो एक ही नीडल का यूज़ करते हैं और इस तरीके से वो इन्फेक्टेड पर्सन से अदर पर्सनस में इजली ट्रांसमिट हो जाएंगे। एंड द फोर्थ कॉज ये जनरली क्या होगा, जो भी इन्फेक्टेड मदर है प्लेसेंटा के थ्रू जो बेबी होगा फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू देयर चाइल्ड, प्लेसेंटा के थ्रू प्लेसेंटा, थ्रू प्लेसेंटा। थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू ये इजिली कॉज होगा। तो प्लेसेंटा के थ्रू ये 4 मेजर जो इनके कॉज है, एड्स के कॉज, यही 4 मेजर कॉज है। दैट इज मल्टीपल सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ये कॉज हो सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू, निडल, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो अगर निडल यूज करते हैं। जनरली ये जो ड्रग एब्यूजर्स हैं उनमें देखा गया है क्योंकि वो एक ही निडल का यूज करते हैं। एंड फोर्थ इज फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू देयर चाइल्ड, और यहाँ पे प्लेसेंटा के थ्रू ये वायरस इजली ट्रांसमिट हो जाएंगे मदर टू देयर चाइल्ड, मदर से चाइल्ड के बीच में ये इजली ट्रांसमिट हो जाएंगे। अब इस केस में ये एक्चुअली होता क्या है, जब ये फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन कांटेक्ट पर्सन से या इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट के थ्रू ये किसी हेल्दी पर्सन में चले आते हैं, तो उस केस में सबसे पहले ये किसे इन्फेक्ट करेंगे और ये एक्चुअली में करते क्या हैं। तो यहाँ पे जो अदर कोई कॉज नहीं है इस डिजीज का और इस सिंड्रोम का, सिर्फ इन चारों के सिवा अगर कोई भी फिजिकल टच होता है या साथ उठने बैठने से, इससे कोई लेना देना इस डिजीज का और सिंड्रोम का नहीं है। तो यहाँ पे इन चारों के सिवा कोई कॉज नहीं, इस में एड्स का कोई कॉज नहीं है। अब ये इन्फेक्ट कैसे करेंगे डिफरेंट इम्यून सेल्स को, जब एड्स कॉज होता है, और दैट इज की एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम क्यों है, जो भी एक्वायर्ड हमने किया है इम्यूनिटी उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। इस केस में क्या होगा, जितने भी मैक्रोफेजेस टी मेनली एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम में बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट का मेजर रोल होता है, दैट इज इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में मेन फंक्शन होगा। एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में क्या होगा, यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम एक्वायर्ड किया जाता है और टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का मेजर वर्क होगा।
तो उस केस में ये वायरस क्या, इनकी डिफिशियंसी कैसे हो जाती है, क्योंकि जो एड्स वायरस है वो नॉर्मली इसी इम्यून सेल्स को, टी लिम्फोसाइट्स को मेजर इन्हीं को इन्फेक्टेड करते हैं, और इन्फेक्शन कॉज होने से क्या होगा कि ये धीरे धीरे इनकी डिफिशियंसी बॉडी में होने लग जाएगी, जितनी भी इम्यून सेल्स है और टी लिम्फोसाइट सेल्स। तो जो मेन कॉज होता है इस सिंड्रोम का वो है HIV वायरस। Cause of AIDS। कॉज ऑफ एड्स का मेनली कॉज, दैट मीन्स कि जो वायरस है वो कौन है, HIV वायरस, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये किस में आएंगे, इट इज एक्चुअली अ रेट्रोवायरस, इज अ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस ग्रुप ऑफ वायरस, जो एक ग्रुप ऑफ वायरस से बिलोंग करेंगे, और वो ग्रुप कौन सा है, रेट्रोवायरस का है। अब ये इन्फेक्ट एक्चुअली में कैसे करेंगे, तो दे इन्फेक्ट फर्स्ट, जो फर्स्ट इन्फेक्शन होता है वो मैक्रोफेजेस का होता है, लेकिन मैक्रोफेजेस से ये तुरंत शिफ्ट कर जाएंगे टी लिम्फोसाइट सेल्स, और जितने भी टी लिम्फोसाइट सेल हैं इन्हें धीरे धीरे इन्फेक्ट करना करने लग जाएंगे। तो इन्फेक्शन ये कैसे कॉज करते हैं, इन्फेक्शन इन इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स में इन्फेक्शन ये कैसे कॉज होगा, तो सबसे पहले ये इन्फेक्ट कैसे करेंगे, मैक्रोफेजेस में, और मैक्रोफेजेस के बाद टी लिम्फोसाइट्स में ये इन्फेक्ट टी लिम्फोसाइट सेल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर ये मैक्रोफेजेस है, फॉर एग्जांपल मैक्रोफेजेस, यहाँ पे मैक्रोफेजेस है, और मैक्रोफेजेस में पहले ये जो रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस इट इज फॉर्म बाय अ प्रोटीन कोड एंड ए जेनेटिक मटेरियल RNA। प्रोटीन कोड रेट्रोवायरस, retrovirus formed by protein coat and genetic material is RNA जीनोम। RNA जीनोम से ये बने हुए हैं। तो ये जनरली जब भी इन्फेक्शन कॉज करेंगे, तो ये जैसे ही यहाँ पे मैक्रोफेजेस में एंटर करते हैं, यहाँ पे जनरली ये क्या करेंगे, पूरे होल इंटर नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है कि जो प्रोटीन कोट है इनका ये बाहर ही रह जाता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही एंटर करेगा। दैट मीन्स कि सिर्फ RNA जीनोम ही एंटर करेगा इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज में ऑलरेडी यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होंगे। एंजाइम इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में
यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। दैट मीन्स कि जनरली ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल से आरएनए का फॉर्मेशन होता है इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। नॉर्मल ये न्यूक्लियस में होगा और इससे ट्रांसक्रिप्शन क्यों होगा कि पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस करना है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो हियर इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस। जनरल प्रोसेस यही होगा इन द नॉर्मल बॉडी सेल, और बॉडी सेल के न्यूक्लियस में ये प्रोसेस होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। डीएनए जाएंगे ट्रांसक्रिप्शन में, देन ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए का फॉर्मेशन, एमआरएनए के थ्रू देन प्रोटीन का फॉर्मेशन। ये जनरली क्यों होगा, डीएनए पे ऑलरेडी कोड्स प्रेजेंट होते हैं, बस एक कोड्स को आरएनए पे उतार दिया जाता है और इसी आरएनए को रीड कर करके एक प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है। तो जनरली यही प्रोसेस होगा इन नॉर्मल सेल्स। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये आरएनए जो रेट्रोवायरस है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है, आरएनए है, तब यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा और आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होगा, डीएनए का फॉर्मेशन एंड डीएनए एंटर इनटू द न्यूक्लियस और फाइनली इनकॉर्पोरेटेड इनटू डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नॉर्मल डीएनए। अब यहाँ पे ये जो डीएनए है ये वायरल डीएनए है। अब वायरल डीएनए नॉर्मल डीएनए से अटैच होगा। अब सेल में ट्रांसक्रिप्शन, नॉर्मली जो ट्रांसक्रिप्शन सेल का होता है, ठीक उसी मेथड से इस डीएनए वायरल डीएनए की सेवरल कॉपीज बना लिया जाएगा और इसे साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फाइनली इस पे कोटिंग हो जाएगी और कोटिंग करके इन्हें बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। अब ये वायरस फॉर्म है और यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे कि ये एचआईवी फैक्ट्री की तरह ये वर्क करेंगे। एचआईवी फैक्ट्री की तरह वर्क करते हैं। जितने भी मैक्रोफेजेस होंगे अब क्योंकि ऑलरेडी नंबर में इंक्रीज हो गए हैं ये जितने भी रेट्रोवायरस है, और ये रेट्रोवायरस फाइनली अब मैक्रोफेजेस, यहाँ पे जो सेल है वो मैक्रोफेज है, और अब ये मैक्रोफेज के बाद टी लिम्फोसाइट को अटैक करेंगे और जनरली ये वायरस टी लिम्फोसाइट सेल्स को अटैक करना स्टार्ट करेंगे और एक टी लिम्फोसाइट्स को ये इन्फेक्ट करते जाएंगे। वायरस का प्रोडक्शन होता जाएगा और धीरे धीरे जितनी भी टी लिम्फोसाइट सेल होंगी, मेनली टी हेल्पर सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स में भी 2 टाइप्स की सेल्स यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि कौन से टी सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड टी हेल्पर सेल्स। मेनली जो एक सेल की आइडेंटिटी, हर सेल की आइडेंटिटी और एंटीजन की आइडेंटिटी चेक करते हैं टी हेल्पर सेल्स। तो ये टी हेल्पर सेल्स को ही इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरीके से टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स को अटैक करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे जो टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स फंक्शन एज ए एचआईवी फैक्ट्री, सेम मैक्रोफेजेस की तरह यहाँ पे जैसे मैक्रोफेजेस में जो प्रोसेस हो रहा है वही सेम प्रोसेस टी लिम्फोसाइट में होगा और ये अपने नंबर इंक्रीज करने लग जाएंगे। जैसे 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 ये इन्फेक्ट करने लगते हैं टी लिम्फोसाइट सेल को, वैसे वैसे उतनी ही डिफिशियंसी होती जाती है टी लिम्फोसाइट, और एक टाइम पर आने पर जब टी लिम्फोसाइट नहीं रहेंगे, हमारे इम्यून सेल्स ही नहीं रहेंगे, तो हम जितनी भी डिजीज़ हैं इजीली टारगेट हो जाएंगे किसी भी डिजीज़ के लिए, और किसी भी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर वायरस के लिए इजी टारगेट हो जाएंगे, इजी टारगेट हो जाएगी हमारी बॉडी, और हमारी बॉडी पे कोई भी वायरस अटैक कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो पर्सन होगा वो सेवरल डिजीज से सफ़र करेगा।
सेवरल डिजीज से सफ़र करने लग जाएगा, दैट इज़ कि और जितने भी पैरासाइट्स हैं और पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ये सभी अटैक करने लग जाएंगे इस ह्यूमन पर, जो इस वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन है। HIV ये जनरली जो सिम्टम्स हैं ये 10 to 15 ईयर मैनी पर्सन में और फ्यू मंथ टू 10 to 15 ईयर लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्हें इन्फेक्ट करने में और रिलीज एक लिम्फोसाइट्स को और टी लिम्फोसाइट्स को और इम्यून सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में टाइम लगता है। इस वजह से ये जनरली इतना टाइम लग जाते हैं। और इस केस में जो प्रीवियस कंडीशन या स्टार्टिंग में क्या होगा, जब भी इन्फेक्टेड होगा पर्सन, स्टार्टिंग में इन्फेक्शन के टाइम जो जनरली जो सिम्टम्स दिखाई देंगे वो होंगे फीवर, इस पर्सन को फीवर होगा, देन डायरिया एंड जनरली फीवर, हाई फीवर दिखने लगेंगे जो, और कभी कभी जो नॉर्मल कोल्ड हो जाता है, दैट इज कॉमन कोल्ड, वो भी जनरली यही कॉमन डिजीज स्टार्टिंग में दिखने लग जाएंगे। जैसे जैसे ये वायरस फैलते जाते हैं बॉडी में और इम्यून सेल्स को इन्फेक्ट करते जाते हैं, वैसे वैसे और सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं जनरली, और मेजर डिजीज कॉज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ट्यूबरक्लोसिस। नॉर्मली इस केस में भी क्या होगा कि ऐसे पर्सन, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस के लिए इजी टारगेट हो जाएंगे, क्योंकि इम्यून सेल्स उनके खत्म हो रहे हैं, तो इस केस में उन्हें ट्यूबरक्लोसिस और अदर जो बैक्टीरिया रिलेटेड जैसे टैक्सोप्लाज्मा, पैरासाइट्स, बैक्टीरियल डिजीज के चांसेस होते हैं। फंजाई रिलेटेड डिजीज, फंजाई फॉर एग्जांपल टैक्सोप्लाज्मा, इससे इजली इन्फेक्टेड ये पर्सन हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे जो ह्यूमन हैं जनरली, जो अगर वो इतने लिटरेट नहीं हैं, तो उन्हें क्या किया जाता है, जनरली NGOs की तरफ से ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि उन्हें इस बारे में एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके कि कैसे इस डिजीज़ से बचा जा सकता है और इसे रोका जा सकता है। और इसके लिए बहुत सारे NGOs वर्क कर रहे हैं, दैट इज NGOs दैट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ NGOs और NACO के थ्रू ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। NACO के थ्रू ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि कैसे जो इलिटरेट पर्सन है या जहाँ पे लिटरेसी कम है, ऐसे एरिया जहाँ पे लिटरेसी कम है, तो ऐसे लोगों को कैसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और इस डिजीज़ और इस सिंड्रोम से इस सिंड्रोम के बारे में उन्हें बताया जाए ना। यहाँ पे जितने भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी हेल्प करते हैं, और NACO दैट मीन्स की नेशनल एड्स काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी इसके प्रिवेंशन के लिए हेल्प करते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अब NACO और NGOs से क्या किया जा रहा है कि इस ऐसे पर्सन को, जो भी पर्सन है, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है कि वो कैसे प्रिपेयर और कैसे मेनली इस डिजीज से बच सके। और मेनली यहाँ पे किया जाता है कि एक एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि कैसे अगर उन्हें ब्लड की ज़रूरत है तो ब्लड बैंक का यूज़ करें, और प्रिवेंशन कैसे इस सिंड्रोम से कर सकें। तो ब्लड
बैंक का यूज, ब्लड बैंक के यूज के थ्रू अगर ब्लड लिया जाए, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराया जाए तो इजी होगा, वो सेफ होगा, दैट इज सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सेकेंड इज डिस्पोजेबल नीडल। डिस्पोजेबल नीडल्स और सिरिंज का अगर यूज किया जाए तो तब भी प्रिवेंट किया जा सकता है एड्स को, और एड्स को रोका जा सकता है। एंड थर्ड इज अगर फ्री कॉन्डोम प्रोवाइड किए जाए, जितने भी फ्री कॉन्डोम प्रोवाइड किए जाए तब भी इस डिजीज को रोका जा सकता है। एंड थर्ड, जितनी भी क्योंकि मदर के थ्रू उनके फीटस में या जो चाइल्ड है कैसे प्लेसेंटा के थ्रू चला जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर चेकिंग नहीं होती है, इस वजह से अगर प्रॉपर एक टाइम टू टाइम चेकिंग की जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाए तो इजली इस डिजीज को रोका जा सकता है। चेकिंग और टेस्ट टाइम टू टाइम, और जो जितने भी ड्रग एब्यूजर्स हैं इनके ऊपर कंट्रोल लगाया जाए तो तब भी इस डिजीज को रोका जा सकता है ना। यहाँ पे जो मेन डिजीज है इसके थ्रू हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मेन तो प्रिवेंशन इसी के थ्रू होगा कि हमें अगर ये चार अगर सेफ्टी कर दी जाए और ये चार सेफ्टी लोगों को बताया जाए कि कैसे किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, तो इससे इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे क्या किया जाए, जितनी भी डिस्पोजेबल नीडल्स हैं अगर इसका भी डिस्पोजल अगर अच्छे से हो तब भी यहाँ पे इस रीयूज के चांसेस जो नीडल के होते हैं वो कम किए जा सकते हैं, और इनडायरेक्टली और डायरेक्ट वे से भी इस नीडल का यूज़ नहीं किया जा सकता, अगर यूज़ नहीं होगा तो ये डिजीज़ और सिंड्रोम कॉज नहीं हो पाएगा ना। जितने भी एनजीओ दैट इज नेशनल और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज नॉट नेशनल, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन organizations, and here is National AIDS Control Organization, National AIDS Control Organization। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नैकोम क्या कर रहा है, ये भी लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं और नॉलेज के साथ जो अदर जो सेफ्टी है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट इज फ्री टेस्टिंग कराया जा रहा है, और जितने भी ड्रग एब्यूजर्स हैं इन पे कंट्रोल किया जा रहा है। और डिस्पोजेबल नीडल्स, जितनी भी डिस्पोजेबल नीडल्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। ब्लड बैंक्स का यूज़ मेजरली लोगों को बोला जा रहा है कि वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड बैंक का यूज़ करें, तो ये तो ऑलरेडी इतने प्रोसेस अभी हो चुके हैं, और इसके कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अभी भी रेगुलर चल रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसका नंबर अभी भी कम नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे इसे कम किया जा सके, इस वजह से ये डिफरेंट एनजीओज और गवर्नमेंट के थ्रू नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों ही वर्क कर रहे हैं, ये दोनों ही साथ में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे एड्स और एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम में मेनली क्या है कि इम्यूनिटी की डिफिशियंसी हो जा रही है, और इम्यूनिटी की डिफिशियंसी से एक इजी टारगेट है बॉडी का,
डिफरेंट वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, जितने भी पैथोजेंस हैं या जितने भी प्रोटोजोन्स हैं, इसके ये क्या हो रहा है कि इजी हमारी बॉडी या जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनकी बॉडी इजी टारगेट हो जा रही है इन बैक्टीरिया और वायरस के लिए, और इसीलिए कई सारे डिजीज का ये सारे सिम्टम्स इसमें दिखाई देने लग जा रहे हैं, इसीलिए इसे सिंड्रोम बोला जा रहा है। अब यहाँ पे सिंड्रोम यहाँ पे जनरली किस वजह से कॉज हो रहा है ये एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। नॉर्मली जो 4 मेजर कॉज थे यही थे कि जो ड्रग एब्यूजर्स या रिपीटेड नीडल का जो यूज़ किया जा रहा है थ्रू ड्रग एब्यूजर्स के थ्रू, उनके थ्रू भी ट्रांस हो रहा है, देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के भी थ्रू ये, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये इजिली ट्रांसमिट हो रहे हैं। देन मदर से चाइल्ड में, अगर प्रेग्नेंट मदर है तो इजीली प्लेसेंटा के थ्रू उसके चाइल्ड में ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लेसेंटा को ये वायरस इजीली क्रॉस कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्लास में हम कैंसर डिस्कस करेंगे टॉपिक।